हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। और जैसे कि हम लोग आपके बीच फिर प्रेजेंट हो चुके हैं इंडिया ज्योग्राफी को लेकर के, और भारत की भूगोल के संदर्भ में हमने कल लोग जो चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ज्योग्राफी के बारे में, भारत के सामान्य जो भौगोलिक परिचय उसके बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया था। तो क्योंकि हमें पता है कि हर एग्जाम्स के अंतर्गत इंडिया ज्योग्राफी का पार्ट अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये तमाम बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब बात ये होती है कि हमारे जो भारत की अक्षांश स्थिति के बारे में कल हमने देखा कि भारत है जो मानचित्र के बेसिस पे, अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, तो वर्ल्ड मैप में हमारा जो भारत है वो वाकई में उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। वहीं हमने जो बातें की थी वो ये भी दी थी कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हमारे जो इंडिया की जो पोजीशन बन रही है वो लगभग मध्य एशिया के अंतर्गत बन रही है, और वो भी मध्य एशिया में भी दक्षिण वाले पार्ट में। तो मैं ये कह सकता हूँ मध्य दक्षिण एशिया महाद्वीप के मध्य दक्षिण में हमारा इंडिया स्थित है। वहीं पर हम लोग तीसरी बातें ये भी की थी कि हमारे जो भारत जहाँ पर है उसके जस्ट नीचे वाले भाग में बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा जलराशि वाला भाग है, जिसको हम हिंद ओशियन यानी कि हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो हिंद महासागर के जस्ट नॉर्थ पार्ट में हमारा इंडिया स्थित है। ये तमाम बातें हमने देखी थी। तो जरा एक बार हम लोग फिर से ये सारी बातें हम कर ही लेते हैं कि कहाँ पर हमारा जो लोकेशन जो देखने को मिल रही थी इसके संदर्भ में। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, तो इसको हम देख लेते हैं यहां पर। इंडियाज लोकेशन हम लोग देख रहे थे पूरा। ठीक है, ये आप समझने का प्रयास करें हम लोग। ये हमारा भारत है, और इस भारत के संदर्भ में हम लोग बाकी की चीज़ें जो देखने वाले हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सवालें यहाँ पर बहुत सारी जो देखने को मिलती हैं। चलो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारत की स्थिति को लेकर के दो बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, ये स्थिति हम देख रहे थे। भारत की जो स्थिति हम देखने वाले हैं, ये भारत की स्थिति आपको साफ साफ नजर आ रही होगी कि भारत जो है वो वाकई में कहाँ पर स्थित है। तो आज हम इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति दोनों के संदर्भ में देखने वाले हैं। और जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, पूरा एशिया महाद्वीप है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप जो है, इस एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है ये। एशिया महाद्वीप है। ये आपका ओसेनिया, ये जो एशिया महाद्वीप, इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आपको आपका भारत जो नजर आ रहा है, वो भारत की पोजीशन बिल्कुल साफ साफ है कि ये पूरा हिंद कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा महासागर है? ये पूरा हिंद महासागर है। ये वाला जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है? ये पूरा हिंद महासागर है, हिंद महासागर।
तो ये हिंद महासागर है। इस हिंद महासागर के उत्तर जो भाग है, इस उत्तरी भाग के अंतर्गत आपको आपका भारत नजर आ रहा है। और आपको अच्छे से पता है जैसे एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के मध्य दक्षिण में आपको आपका इंडिया नजर आ रहा है। तो मध्य दक्षिण के अंतर्गत आपको इंडिया, ये हमारा पूरा इंडिया वाला पार्ट है, ये हमारा पूरा भारत है। ये हमारा पूरा इंडिया है। और इस इंडिया के अंतर्गत हम ये देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो भाग है, ये भारत के संदर्भ में बन पा रहा है। तो जो पूरा इंडिया है, ये इंडिया हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, और वो भी मध्य दक्षिण में। ये आपको अच्छे से पता है कि ये एशिया महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के मध्य दक्षिण में नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ है, और हिंद महासागर के बिल्कुल उत्तर में नजर आ रहा है। तो ये लोकेशन हमने कल देख ली थी। अब सवाल ये उठता है, बोले सर हमें तो इतना बताओ कि हमारा जो भारत है, इस भारत की राइट अक्षांश और देशांतर स्थिति किस तरीके से बनेगी। तो हमने कल आपसे ये भी कहा था कि वाकई में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति किस तरीके से बनती है। पहले तो हमें देखना है कि भाई अक्षांश रेखाएं होती क्या है। ठीक है, पहले बेसिक जो चीजें हम देखेंगे वो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में देखेंगे, और बेसिक चीजों के संदर्भ में हम अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाओं के साथ में हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, वो यहाँ पर हम आपको समझा सकते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। पृथ्वी के केंद्र से सतह पर कोणात्मक दूरी को प्रकट करने वाली जो आड़ी रेखाएं होती हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो वर्टिकल लाइन होती हैं, ये अक्षांश कहलाती हैं। इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, वही हम अगर हम बात करें कि ये जो अक्षांश रेखाएं, जैसे मान के चलो कि ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर ये जो बनने वाली जो आड़ी रेखाएं, ये पूरी की पूरी रेखाएं कैसी होती हैं, ये आड़ी रेखाएं होती हैं। ये सभी की सभी आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ पार्ट में नॉर्थ गोलार्ध पड़ेगा, यानी नॉर्थ सदर्न, यानी उत्तरी गोलार्ध पड़ेगा। और इस उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी आड़ी रेखाएं बनी होंगी, ये सभी की सभी आड़ी रेखाएं क्या कहलाएंगी, अक्षांश कहलाएंगी। वो भी कौन सी अक्षांश कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। इसे जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके दक्षिण में, इसके साउथ में बनने वाली जो रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। इन सभी को दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाली रेखाएं होती हैं, ये सभी साउथ लैटिट्यूड लाइन कहलाती हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब आप तो ये सोच रहे होंगे, बोले सर इसका मतलब तो अक्षांश रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं यही समझाना चाह रहा था कि अक्षांश रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक अक्षांश रेखाएं होती हैं उत्तरी अक्षांश, यानी कि इक्वेटर लाइन के नॉर्थ भाग में उत्तरी अक्षांश होंगी, और एक के दक्षिण में नॉर्थ भाग में साउथ अक्षांश होंगी। ठीक है, तो उत्तरी भाग में 90 डिग्री तक होंगी और दक्षिणी भाग में भी 90 डिग्री तक होंगी। इसका मतलब टोटल कुल अक्षांश कितने होंगे, सर कुल अक्षांश तो होंगे 180। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 180 देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हम ये भी बेसिक बातें हम कर सकते हैं कि जैसे मान के चलो कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा क्या है, जैसे कि ग्लोब है। अब ग्लोब पर जब बातें आती हैं तो ग्लोब पे हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ये सभी आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, ये अक्षांश कहलाती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ये लैटिट्यूड लाइन कहलाती हैं। और ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ये सभी की सभी खड़ी रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। इनको हम लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये जो ग्लोब पर बनने वाली आड़ी रेखाएं, जैसे ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। हम बात कर सकते हैं इसके संदर्भ में, देशांतरों के संदर्भ में, कि सर देशांतर क्या होते हैं। तो देशांतर के संदर्भ में हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव को, किसको,
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली खड़ी या ऊर्ध्वाधर रेखाएं। मैं कह सकता हूं कि ये उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये जो खड़ी रेखा है ना, ये खड़ी रेखा क्या कहलाएगी? ये देशांतर कहलाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी की सभी खड़ी रेखाएं देशांतर है। बिल्कुल यस, सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो खड़ी ही होती हैं। तो हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली खड़ी या ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं? ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि देशांतर रेखाएं पूर्वी व पश्चिमी दो प्रकार की होती हैं। देशांतर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। तो पूर्वी जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर पूर्वी गोलार्ध में होंगे, यानी कि ये जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा बन पा रही है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में और इसके पूर्व में, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध होता है और इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध होता है। तो पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है, जैसे मान के चले कि यह हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा कौन सा गोलार्ध है? ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो इसमें जितने भी खड़ी रेखाएं हैं सभी कौन सी कहलाएंगी? पश्चिमी। और इसके पूर्व में जितनी भी बनेगी ना, इसके पूर्व में जितनी भी बनेंगी वो सभी क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर। तो ये पूर्वी गोलार्ध में, इसमें सभी के सभी पश्चिमी देशांतर होगी, इसमें सभी के सभी पूर्वी देशांतर होगी। पश्चिमी देशांतर ये वाला गोले में बनेंगी और पूर्वी देशांतर इस वाले गोले में बनेंगी। इसका मतलब तो ये हुआ पश्चिमी देशांतर अधिकतम कितने होंगे? 179। और पूर्वी देशांतर कितने हो गए अधिकतम? 179। इसका मतलब ये हुआ कि सर टोटल अगर देशांतरों की बात करें तो फिर कितनी हो सकती हैं? टोटल अगर हम देशांतरों की बात कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है। ये हमारी कौन सी देशांतर है? ये हमारी 0 डिग्री, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस ग्रीनविच रेखा के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री देशांतर और होती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो गोल है तो आधा भाग ही तो आपको सामने से दिख रहा है, आधा भाग तो पीछे भी तो है ना। तो सेम ग्लोब है, ग्लोब भी आपको आधा भाग, ग्लोब आपके सामने होता है, आधा भाग पीछे वाला पार्ट होता है, बैक वाला पार्ट होता है। तो फ्रंट वाले जो भाग में आपको जैसे ग्रीनविच रेखा दिख रही है, तो इसके जस्ट अपोजिट में पीछे की तरफ जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी, वो दोनों को जब हम शामिल कर लेते, जो आपको नहीं दिख रही है, प्रेजेंट नहीं हो पा रही है, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। टोटल देशांतर कितनी हो जाती है? 360, यानी 360 हो जाती है। 360 कुल देशांतर बनते हैं। अब सवाल उठता है, बोले सर आप तो हमें भारत के संदर्भ में बताओ ना कि भारत कहाँ पर स्थित है और भारत की लोकेशन क्या बन सकती है। तो देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत के संदर्भ में हम लोगों को यहाँ से पोजीशन देखनी है भारत की स्थिति के बेस पे। ठीक है, ये हमारा भारत मान लो। ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। ठीक है, और जब हम भारत के संदर्भ की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में एक सिचुएशन ये देखने को मिलती है कि ये जो पार्ट है हमारा, ये जो भारत है, इस भारत के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं हाँ, ये जो भारत है, भारत के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं जैसे मान के चले हम लोग यहां से
ठीक है, ये मान के चले कि ये भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। और यहां से मान के चलो कि ये ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा है। तो इस ग्रीनविच रेखा के इधर की तरफ जितनी भी देशांतर होंगी ना, इसके इधर की तरफ जितनी भी देशांतर होंगी, ये सभी कैसी देशांतर होंगी? ये सभी पूर्वी देशांतर होंगी। पूर्वी देशांतर होंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली कौन सी है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में, इसके उत्तर में जो बनेंगे वो सभी कैसे बनेंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे। ओके, आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अरे इतनी बातें समझ में आ गई तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हम पढ़ रहे हैं हमारे भारत के अक्षांश और देशांतर स्थिति। ग्लोब के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है ग्लोब के उत्तर पूर्वी भाग में था, और अब हम अक्षांश और देशांतर स्थिति की बात कर रहे हैं। तो हमारे भारत की जो जमीन है वो कौन सी अक्षांश के पास स्थित है और कौन सी देशांतरों के पास में स्थित है? हम लोग यहाँ से हम बात करते हैं, हमारा भारत भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर में स्थित है। तो हमारे देश की जो जमीन है वो जमीन यहाँ से शुरू होती है। हमारे देश की जो जमीन शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे देश की जमीन यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ से शुरू होने का मतलब आप मान के चलो कि यहाँ पर ये जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, ये जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, इस अक्षांश रेखा का जो मान देखने को मिलेगा, इस अक्षांश रेखा का मान होगा 8 डिग्री 4 मिनट। कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश होगा। कौन सी अक्षांश होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। नॉर्थ अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ही हमारी स्थिति बनेगी भारत की। वहीं हम ये कह सकते हैं, जब हमारे भारत के यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट गुजरती है, तो क्या हमारे यहाँ से बाकी अक्षांश, बाकी की जो देशांतर स्थिति नहीं गुजरेंगे, बाकी के अक्षांश नहीं गुजरेंगे? अरे भाई 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से गुजरती है, तो 8 के बाद में हमारे यहाँ से और भी देशांतर रेखा गुजरेंगी ना, और देशांतर रेखाएं भी तो गुजरेंगी। ये और देशांतर रेखाएं भी तो हमारे यहाँ से गुजरेंगी ना। तो इसका मतलब जब ये और देशांतर रेखाएं गुजरेंगी तो हमारे भारत की जो जमीन है वो कहाँ तक देखने को मिलेगी? हमारे भारत की जो जमीन है कुछ किस अक्षांश तक देखने को मिलेगी? तो हमारे भारत की जो अक्षांश स्थिति मिलेगी लास्ट में, वो यहाँ से मिलेगी। यानी कि हम जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी, वो यहाँ से जो गुजरेगी वो कौन सी है? यहाँ पे गुजरेगी 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। नॉर्थ अक्षांश गुजरेगी। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतरों में आएगा। कौन सी देशांतरों में आएगा? पूर्वी देशांतरों में आएगा। और अगर हमारा भारत पूर्वी देशांतरों में आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत के संदर्भ में यहां से मान के चलो कि यहां से जो देशांतर गुजरेगी,
ये जो देशांतर रेखा है, यहाँ से हमारे भारत की जमीन शुरू होगी, इस वाली देशांतर से। और इस वाली देशांतर का मान कितना होता है? इस वाली देशांतर का जो मान होगा वो कौन सा होगा? हमारे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से जो देशांतर रेखा गुजरेगी, यहां से इसका मान क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सर अब जब हमारे यहाँ से इतनी देशांतर गुजरती हैं, 68 डिग्री गुजरती है, तो क्या और बाकी की देशांतर नहीं गुजरेंगे क्या? बाकी की देशांतर भी हमारे यहाँ से गुजरेंगे। ये जो बाकी की देशांतर है, ये देशांतर भी तो हमारे यहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 68 के बाद में 69 गुजरेगी, 70 गुजरेगी, 71, 72, 73, 74, 75, इस तरीके से कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत की अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति गुजरेगी। अब एक सवाल और उठता है। अच्छा, सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि सर क्या वाकई में हमारे भारत का अक्षांश जो विस्तार है, ये अक्षांश विस्तार ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये सही है क्या? 8 डिग्री 4 मिनट सही है क्या? क्या हमारे भारत की और कोई जमीन इससे नीचे नहीं है? तो सुनिए, हमारे भारत की और भी जमीन इसके नीचे है। अब और जमीन कौन सी है हमारे भारत की जो इसके नीचे देखने को मिलेगी? और इसके जो नीचे जो देखने को मिलेगी, जो जमीन मिलेगी, वो हमारे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। ये हमारे क्या मिलते हैं? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत हमारा ये जो भारत का ये जो पार्ट है, इस भाग के अंतर्गत हम ये देखने को मिलता है कि ये जो भाग है, ये हमारे ये भारत का हिस्सा है, और ये अंडमान निकोबार के रूप में देखने को मिलता है ये। और ये अंडमान निकोबार के रूप में जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमारे भारत का ये ग्रेट निकोबार वाला भाग है। तो यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरेगी। तो यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी, उस अक्षांश रेखा का मान क्या हो सकता है? उसका मान क्या होगा? यानी यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी, इस अक्षांश रेखा का मान क्या हो सकता है? तो इस अक्षांश रेखा का जो मान होगा वो होगा 6 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, लेकिन हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है उसके जस्ट नीचे पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसकी अक्षांश स्थिति शुरू होगी 6 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ अक्षांश। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं, सर आप तो हमें इतना बताओ, भारत की अक्षांश स्थिति कहाँ से शुरू होती है? तो भारत की हम अक्षांश स्थिति नोट करते हैं हम। भारत की अक्षांश स्थिति वही हम बात करते हैं भारत की देशांतर स्थिति। भारत की अक्षांश स्थिति और भारत की देशांतर स्थिति। अब हम बात कर रहे हैं भारत के अक्षांश और देशांतर स्थिति के संदर्भ में। अच्छा, चलो बात करते हैं, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए उत्तरी अक्षांशों में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आएगा, ठीक है।
हम बात कर सकते हैं भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित। इसलिए पूर्वी देशांतरों में आएगा। आएगा, ठीक है। चलो, जब हम बात करते हैं कि उत्तरी अक्षांशों में इसकी अक्षांश स्थिति कहां से शुरू होती है, हमें अच्छे से पता है उत्तरी अक्षांश कितने हैं। उत्तरी अक्षांश कितने हैं, नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश, जीरो डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। अच्छा, इनमें हम बात कर सकते हैं देशांतरों की बात कर सकते हैं। तो देशांतरों में हम क्या कह सकते हैं, भारत यहां पे ईस्ट या पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतरों में हम कहां से कहां तक नोट कर सकते हैं इसको, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है। चलो, हम बात कर सकते हैं प्रारंभ कहां से होता है ये प्रारंभ कहां होगा, भारत की अक्षांश स्थिति प्रारंभ कहां पे होगी। अब प्रारंभ में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रारंभ में दो बातें आपको कौन सी ध्यान में रखनी है, एक तो रखनी है मुख्य भारत, एक संपूर्ण भारत। एक तो याद रखना आपको मुख्य भारत, और एक याद रखना है संपूर्ण भारत। जब सवाल उठता है कि मुख्य भारत के साथ में कहां से शुरू होती है, तो मुख्य भारत के साथ में शुरू होगी ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से। और अगर संपूर्ण भारत की बात आती है तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं समाप्त कहां पर होता है भारत की अक्षांश स्थिति कहां पर समाप्त होती है, तो समाप्त तो एक ही भाग में होगी। समाप्त तो कहां होगा, एक ही भाग में होगा। और एक ही भाग कौन सा भाग होगा, एक ही भाग जो आपका शामिल किया जाएगा वो कौन सा होगा, समाप्त होगी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। अब सवाल ये भी उठता है कि चलो, हमने अक्षांश स्थिति की बात कर ली, अब हम देशांतर स्थिति की बात करें। तो सर, देशांतर स्थिति का प्रारंभ कहां से होता है, तो इसका प्रारंभ कहां पर होगा, इसका जो प्रारंभ होगा वो होगा पूर्वी देशांतरों में। और पूर्वी देशांतरों में कहां पे होगा, 0 से लेकर 180 के बीच में कहां पर होगा, 0 से लेकर के 180 की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के 180 में पूरे में भारत नहीं आएगा। इसकी जो प्रारंभ होगा वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ईस्ट देशांतर। अच्छा, तो फिर आपके माइंड में आ रहा होगा सर, फिर ये समाप्त कहां होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट समाप्ति इसकी कहां पर देखने को मिलेगी, समाप्ति जो इसकी देखने को मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर। सवाल ये उठता है, सर आपने बिल्कुल सही स्पष्ट किया है कि यह है कि भारत की अक्षांश स्थिति
अब अक्षांश स्थिति यहाँ है और देशांतर स्थिति आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, ओके सर, मान लिया आपने कहा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, हमने उसके अकॉर्डिंग मान लिया यहाँ से ये डिवाइडेशन आपने किया तो हमको एक्सेप्टेबल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम ठीक है, ये देशांतर स्थिति और अक्षांश स्थिति आपने देखना चाहा। सवाल ये उठता है सर भारत की अक्षांश स्थिति कैसी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया साफ साफ शब्दों में मैंने अभी आपको बताया था, समझाने का प्रयास किया था कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में आपका भारत स्थित है और ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्वी भाग में आपका भारत स्थित है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी अक्षांशों में आएगा। अगर भारत दक्षिणी गोलार्ध में होता यानी इक्वेटर लाइन के दक्षिण में होता तो डेफिनेट है दक्षिणी अक्षांशों में आता, लेकिन हमारा जो भारत आएगा वो उत्तरी अक्षांशों में आएगा यानी नॉर्थ अक्षांशों में आता है। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्थ अक्षांश कितनी है, उत्तरी अक्षांश कितनी है, तो उत्तरी अक्षांश तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो क्या इन सब में हमारा भारत स्थित है? जी बिल्कुल नहीं है, आपका भारत इन सब में तो नहीं है। तो फिर कहाँ पर स्थित है? आपका जो भारत है वो मुख्य भारत तो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ओके सर, यहां से हमारे भारत की जमीन शुरू होती है, बिल्कुल। तो फिर भारत की जमीन कहां पर समाप्त होती है? हमारे देश की अक्षांश स्थिति खत्म होती है 37 डिग्री 6 मिनट या 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ठीक है, तो सर फिर आपने संपूर्ण भारत क्यों बताया? अरे भाई संपूर्ण भारत इसलिए बताया कि ये हमारा जो ग्रेट निकोबार टापू है ना, ये ग्रेट निकोबार टापू हमारी मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे है। जब ये थोड़ा नीचे है तो यहाँ से जो अक्षांश स्थिति जो है वो थोड़ी अलग बनेगी। यहाँ से अक्षांश स्थिति बनेगी 6 डिग्री 4 मिनट। कौन सी बनेगी? 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर बनेगी। तो अब हम हमारे भारत की, संपूर्ण भारत की अक्षांश स्थिति को कहाँ से मैच करेंगे? हम हमारे देश के अंदर संपूर्ण स्थिति को कहाँ से मैच करेंगे? वो करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अगर हम संपूर्ण भारत को शामिल करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से, अगर हम मुख्य भारत को लेते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से। जबकि जो अक्षांश स्थिति का एंडिंग पॉइंट है वो तो इक्वल ही रहेगा ना, वो तो क्या रहेगा भाई साहब, वो तो हमारे यहाँ पर इक्वल ही रहेगा, देखने को ये मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे देश की अक्षांश स्थिति खत्म होती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर। कहाँ पर होती है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पे। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ देशांतर स्थिति को। अच्छा, देशांतर स्थिति के संदर्भ में ये बातें आपको सामने है। भारत की देशांतर स्थिति, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसलिए पूर्वी देशांतरों में आएगा, बिल्कुल। अगर भारत ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में होता तो साफ साफ है कि हमारा जो भारत है वो कौन सी देशांतरों में आता? हमारा जो भारत है वो पश्चिमी देशांतरों में आता। लेकिन हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो पश्चिमी गोलार्ध से हमारे भारत का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब पूर्वी देशांतर कितनी होती है? सर पूर्वी देशांतर तो यहाँ पे यानी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से लेकर के 180 डिग्री तक होती है। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के उसके जस्ट अपोजिट वाली जो देशांतर रेखा है 180 वहां तक होती है। ओके, तो हमारा जो भारत के इन सब में है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर किस किस के बीच में है? हमारे भारत की जमीन शुरू होती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। कहाँ से शुरू होती है? ये वाली जो देशांतर गुजरती है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ हमारे देश की जो स्थिति है वो खत्म होती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे। तो हमारे देश की जो जमीन है उसका संबंध इससे पहले की देशांतरों से कुछ भी नहीं है और इससे आगे की देशांतरों का संबंध से हमारे भारत का कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है। यानी कि ये हमारी बात आ जाती है। अब एक और प्रश्न घूमता है आपके माइंड में, वो प्रश्न नया ये घूमता है कि तो सर अभी इतना भी क्या एग्जामिनर पूछ सकता है क्या हमसे कि भारत का कुल अक्षांश विस्तार कितना है? बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ सकता है। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत का देशांतर विस्तार क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ सकता है। जब ये दोनों बातें पूछ सकता है तो लगे हाथ ये भी क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? तो बिल्कुल बात आती है भारत के अक्षांश विस्तार की। चलो, अरे भैया भारत का अक्षांश यानी इस अक्षांश से लेकर के इस अक्षांश के बीच में टोटल अक्षांश कितनी है? तो हम साफ साफ कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक अक्षांश विस्तार होगा कि नहीं होगा? भाई इस अक्षांश से लेकर के और इस अक्षांश के बीच में ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? ये हमारा अक्षांश विस्तार नहीं बनेगा क्या? ये क्या बनेगा? अक्षांश विस्तार बनेगा। ये क्या बनेगा? हमारा अक्षांश विस्तार बनेगा। इसको हम कहेंगे अक्षांश विस्तार।
अक्षांश विस्तार। अब आप कहोगे सर अक्षांश विस्तार कितना होगा? अक्षांश विस्तार होगा आपका, यहां से हम बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को अगर लेस करते हैं तो हमारे पास में कितना बढ़ता है? 29 डिग्री 2 मिनट का। कितना बनेगा ये? 29 डिग्री 2 मिनट का बनेगा। 29 डिग्री 02 मिनट नॉर्थ का। ठीक है, तो ये इसके संदर्भ में बन जाएगा। फिर आप कहोगे तो सर फिर देशांतर विस्तार कितना बनेगा? देशांतर विस्तार का मतलब यह है कि ये पूरा जो भाग है आपका, चलो अब हम बात करते हैं देशांतर विस्तार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? देशांतर विस्तार की। यानी कि इस देशांतर से लेकर के इस देशांतर से लेकर के इस देशांतर तक इन दोनों देशांतरों के बीच, इस देशांतर से लेकर के इस देशांतर है, इस देशांतर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इनके दोनों के बीच की दूरी जो शामिल होगी वो कितनी देशांतर विस्तार होगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? देशांतर विस्तार कहलाएगा। इसको हम कहेंगे देशांतर विस्तार। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार। अब सवाल ये उठता है कि ये जो देशांतर विस्तार है, ये देशांतर विस्तार है कितना? सर ये देशांतर विस्तार कितना होगा? तो 97 डिग्री 25 मिनट अधिकतम है, स्टार्टिंग होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इन दोनों के बीच में कुल कितनी देशांतर है? तो इन दोनों के बीच में 29 डिग्री 18 मिनट का बैठता है। दोनों के बीच में कितना बैठेगा? इन दोनों के बीच में 29 डिग्री 18 मिनट का बैठेगा। और वो भी कौन सी देशांतर? ईस्ट देशांतर। ठीक है, यहां पर ये कौन सा बैठेगा? उत्तरी अक्षांशों के बीच में। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कुल अक्षांश विस्तार जो कुल अक्षांश विस्तार बनेगा वो कुल अक्षांश विस्तार कितना बनेगा हमारा? कुल अक्षांश विस्तार बनेगा हमारा 29 डिग्री 02 मिनट नॉर्थ अक्षांश। अगर हम कुल देशांतर की बात करें कुल देशांतर विस्तार उनतीस डिग्री 18 मिनट का। पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये हमारे देश के संदर्भ में अक्षांश और देशांतर स्थिति बनकर के सामने आती है कि टोटल अक्षांश और देशांतर स्थिति किस तरीके से होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है। भारत के संदर्भ में भारत के अक्षांश और देशांतर स्थिति हमने पढ़ा है। तो ये भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति के संदर्भ में हमने कुछ बेसिक सी बातें देखी हैं। कल हमने यहाँ तक देख लिया था कि हमारे भारत की जो अक्षांश और देशांतर स्थिति है वो बातें बिल्कुल क्लियर है। तो भारत की जो मानचित्रावली जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है कि भारत है जो ग्लोब के ऊपर कहाँ पर स्थित है, और भारत है जो विश्व मानचित्र और एशिया मानचित्र भी कहाँ पर इसकी स्थिति बना करके रखता है। ये बातें भी इसके संदर्भ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने बिल्कुल कर ली।
तो ये जो है आज का सेशन हमारा यहाँ तक रहेगा। बाकी की सेशन को लेकर के हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और इसके संदर्भ में हमने ये बातें जो देखी हैं, ये बातें एक बार रिमाइंड करके और फिर हम लोग कल और बाकी की डिस्कशन हम कर पाएंगे। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग बाकी के इससे आगे के पार्ट को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि अक्षांश जो लैटिट्यूड लाइन है और देशांतर जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, इनका किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, ये सारा इंपॉर्टेंस हम लोग देख पाएंगे। ठीक है,